हम दोनों के भी तो ख्यालात मिलते हैं और हम भी एक दूसरे के साथ हैं और साथ देते हैं, तो क्या हम दोनों के बीच में प्यार है या नहीं है? वैदेही ने अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखें खुशी से ऐसे चमक रही थी जैसे हीरे जवाहरात के खजाने को देखकर किसी की आंखों में चमक आ जाती है। अर्जुन ने वैदेही को कुछ पलों के लिए एकदम एकटक देखने के बाद एक हल्की सी मुस्कान दी। उन दोनों के ख्यालात वाकई में काफी मिलते थे और ये काफी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहते थे। अर्जुन ने एक बार वैदेही से पूछा था अर्जुन की रागिनी राजवंश से शादी करने के बारे में क्या सोचती है। तब उसने जवाब दिया था कि जब तक वो इस सब से खुश है सब कुछ ठीक है। अर्जुन ने वैदेही से एक हल्की सी छोटी मुस्कान देते हुए पूछा, क्यों, क्या तुम्हारा इरादा समीरा की जगह लेने का है क्या? प्यार, वो भी तुमसे? वो उससे ज्यादा समझदार थी। उसका किसी को पसंद करने का तरीका काफी हद तक किसी को परखने की तरह था। तो क्या फिर वो उसे पसंद करती है? अर्जुन भी महसूस करता था कि वैदेही भी काफी इंटरेस्टिंग पर्सन थी। खासतौर से इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग औरतें अर्जुन के लिए ऐसे खिलौनों की तरह थी जिनको लेकर अर्जुन काफी क्यूरियस रहा करता था। उदाहरण के लिए मिष्टी नाम की वो औरत जिसे वो नहीं जानता था, लेकिन अब जबकि वो करण ग्रोवर की वाइफ निकली तब उसका जो भी चार्म या अट्रैक्शन अर्जुन के दिमाग में था वो पूरी तरह से जाता रहा था। वाकई इस दुनिया में जो इकलौती लड़की अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल थी वो अभी भी वैदेही थी। वैसे तुम जो कह रहे हो उसे करके देखने में क्या बुराई है? तो फिर इससे पहले हमने इस बारे में कभी बात भी तो नहीं की। कहकर वैदेही अर्जुन के करीब आकर बैठ गई। उसने अपनी बाहें अर्जुन की कमर पर लपेट दी। लेकिन मैं अगले महीने रागिनी के साथ सगाई करने वाला हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट नाइट को एक्साइटमेंट बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए? वैदेही अर्जुन के और भी करीब आ गई थी। उन दोनों के होठों के बीच बस एक बाल भर का फासला रह गया था और दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। इससे पहले कि उन दोनों के बीच में भड़की चिंगारी आग बनकर दोनों को जला देती, फोन की रिंगटोन बज उठी जिसने उस आग पर ठंडा पानी डालने का काम किया। अर्जुन चौंक गया था। उसका मूड खराब हो गया था। वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। इतने में ही वैदेही ने उसके गालों को बेहद ही रोमांटिकली सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ किसका कॉल है। अपने पर्स को मेज से उठाकर उसने अपना फोन उसमें से निकाला। कॉल रिसीव करते हुए फौरन ही दूसरी ओर शख्स ने उससे पूछा वो कहाँ थी, और उसने काफी आहिस्ता से जवाब दिया, बस अभी अभी घर पहुंची हूँ। अर्जुन उठकर उस ग्लास विंडो की ओर चला गया जो कि जमीन से लेकर ऊपर छत तक पूरी ग्लास से बनी थी। वहां पहुंचकर उसने बाहर देखते हुए सिगरेट जलाई। वैदेही अभी भी फोन पर थी और फोन की दूसरी ओर शख्स से बात करते हुए उसकी आईब्रोज चढ़ने लगी थी। काफी देर तक उसकी ओर से बोली जा रही बातें सुनने के बाद उसने पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं जाकर अमित शर्मा की जांच करूं कि क्या वही शालिनी शर्मा है या नहीं, ऐसा? दूसरी ओर से जो रिस्पॉन्स आया था वो जरूर ही हाँ में रहा होगा, क्योंकि वैदेही ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात को नकार दिया था। लेकिन मैं इन दोनों फ्री नहीं हूँ और मुझे जल्दी अमेरिका भी जाना है। मेरे अमेरिका से लौटने तक का इंतजार करना कैसा रहेगा? कॉल की दूसरी ओर जो पार्टी थी उसने शायद वैदेही का सजेशन और शर्तों को मान लिया था, क्योंकि उसके बाद वैदेही ने उससे कहा, तो भी ठीक है, तय रहा। कॉल को काटने के बाद उसने अर्जुन की ओर पलटकर देखते हुए कहा, समीरा राजवंश का कॉल था, तुम्हें मिस कर रही थी। मुझे या फिर अमित शर्मा को? अर्जुन ने धुएं का छल्ला उड़ाते हुए इस तरह कहा जैसे उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी और जैसे वो पहले से ही जानता था कि समीरा ने वैदेही से क्या कहा था। हाँ, जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी। समीरा ने उस मेल एक्टर की असलियत का पता लगाने के लिए सनाया सूरी से कहा था। अब जब उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई और बचा नहीं है तो अब वो मेरे पास आई है। अब मैं ही हूँ जिससे वो इस बात का शक जता सकती है कि कहीं अमित शर्मा शालिनी तो नहीं। लगता है सनाया सूरी की मौत का अमित शर्मा के साथ भी कुछ लेना देना है। उसे शक है कि ये काम कहीं अमित शर्मा ने तो नहीं करवाया। शालिनी जो बदला लेने के लिए वापस आ गई थी। वैदेही ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, और वो चाहती थी कि तुम उसके लिए इस बात का पता लगाओ कि वो अमित शर्मा असल में शालिनी शर्मा है या नहीं। अर्जुन ने संजना की ओर देखते हुए कहा, वेल, उसने मुझसे बस इतना कहा कि एक बार जाकर उससे मिल लूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? वैदेही ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा,
अब जब समीरा के पास यूज करने के लिए रोशनी मेहरा और सनाया जैसे खिलौने नहीं हैं, तो वो चाहती है कि मैं उसके लिए इस गंदे काम को करूं। उसने पहले भी मुझे संजना पर हाथ उठाने के लिए इशारा किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मुझे करण को तड़पाने के लिए जनरल ग्रोवर से बदला लेना चाहिए। हालांकि वैदेही कोई रोशनी मेहरा नहीं थी जो कि बिना सोचे समझे समीरा की बात मान जाती। भले ही वो उस समय बेमन से उस काम के लिए एग्री हो गई थी, लेकिन उसका समीरा की बात मानकर वो काम करने का कोई इरादा नहीं था। संजना अरोड़ा, वैदेही को उस औरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता उस औरत को कितनी बुरी तरह से चोट लगती। इकलौता शख्स जो उसकी वजह से घायल होता वो था करण ग्रोवर। वो इस तरह से पूरे ग्रोवर से अपना बदला नहीं ले सकती थी, और अगर वो किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत करती थी तो वो पूरी ग्रोवर फैमिली थी। जनरल ग्रोवर का रुतबा हमेशा से ही काफी ऊंचा रहा था। अगर उसने उसकी माँ को धोखे से अफेयर में फंसाया नहीं होता तो उसके डैडी की मौत नहीं हुई होती। हालांकि वो जानती थी कि अर्जुन असल में किससे बदला लेना चाहता है, करण ग्रोवर से। अर्जुन के एक्सप्रेशन नर्म पड़ते हुए देख उसने टॉपिक बदल दिया था। तुम पिछली बार रागिनी से मिलने के लिए गए थे, तुम भी यही जांचना चाहते थे ना कि क्या वो अमित असल में मर्द है? क्या हुआ, तुमने मुझे उस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया? मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मिला था, वो वहाँ से जल्दी निकल गया था। वैदेही अर्जुन की बात सुनकर हैरान थी। उसने फिर शक जाहिर करते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि समीरा को संजना और शालिनी शर्मा नाम से ही कुछ अजीब ही तरह का डर लगता है, और ऐसा क्यों है? वो समझ से बाहर है। पिछली बार भी जब गोल्फ क्लब में हम संजना से मिले थे, किसी और ने इस बारे में नोटिस किया था या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुद को अनामिका के सामने इस तरह से दिखा रही थी जैसे वो बहुत ही कमजोर है और संजना उसे गलत समझकर उसे सता रही है। और ऐसा दिखाने के बाद वो चाहती थी कि अनामिका और संजना के बीच के रिश्ते खराब हो जाएं और वो संजना से मिलना कम कर दे या फिर पूरी तरह से बंद कर दे। इसके अलावा भले ही वो राहुल मेहरा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी इस बात का दिखावा करती थी कि वो राहुल मेहरा के बिना जैसे टूट सी जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो असल में बहुत ऑड है? तुमने पिछली बार भी इस बारे में जिक्र किया था। क्या इसके अलावा तुमने हाल फिलहाल ऐसा कुछ और नोटिस किया था, या फिर बस इसी बात पर ज्यादा अटेंशन दे रही हो? अर्जुन ने पास ही रखे एशट्रे में अपनी सिगरेट बुझा दी। नहीं, और कुछ भी नहीं। वो काफी शातिर है और अपनी चालें बड़ी ही एहतियात के साथ चलती है, वैदेही ने समझाया। उस समय एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर और नर्स सभी मारे गए थे, जबकि शालिनी शर्मा लापता हो गई थी। हमें शक था कि शालिनी शर्मा के लापता होने के पीछे जरूर समीरा का हाथ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हम गलत सोच रहे थे। अगर शालिनी के लापता होने के पीछे उसका हाथ होता तो उसे अमित शर्मा पर शालिनी होने का शक होता। अर्जुन का चेहरा गहरी सोच से हावी हो गया था। उसने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, सही कहा। कुछ सोचने के बाद वैदेही ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। फिर हमें अपने प्लान्स को थोड़ा बदलना पड़ेगा, जस्ट इन केस कि कहीं अमित शर्मा सही मायने में शालिनी हुई तो। अपनी आंखें सिकोड़कर बाहर अंधेरे आसमान को देखते हुए अर्जुन ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम उस प्लान को ही फॉलो करेंगे। वैदेही हैरान थी, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या होगा अगर अमित शर्मा सही मायने में शालिनी निकले तो? अगर ऐसा होता तो ग्रोवर्स के खिलाफ इतने सालों से जो प्लान हमने बनाए थे वो बेकार चले जाएंगे। हमने पहले भी सब कुछ प्लान किया था और उसी के अकॉर्डिंग अपने जाल बिछा दिए हैं। कोई गड़बड़ नहीं होगी। और फिर अमित शर्मा शालिनी शर्मा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो तय हो चुका है वो हो चुका है। फर्क सिर्फ उनको होने वाले दर्द और तकलीफों में आएगा, जिसमें कमी तो किसी भी हाल में नहीं आएगी। इतना कहकर अर्जुन ठहाका मारकर हंसने लगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे कि एक जहरीला नाग जहर उगल रहा हो। जिस तरह से अर्जुन बिहेव कर रहा था, उसे देखते हुए वैदेही को इस बात की चिंता थी कि क्या उनकी योजना सफल होगी। इतने सालों तक उसे जानने के बाद वो इतना तो जानती थी कि वो उनमें से नहीं था जो चीजों को हड़बड़ी में करने की सोचता। और करण ग्रोवर की नफरत बहुत ही गहरी थी। इतने सालों में भी उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई थी। लेकिन आज वो करण ग्रोवर के हाथों उसकी की गई पिटाई के बाद से बौखलाया सा लग रहा था। वैदेही एक पल के लिए झिझकी। अगर ये प्लान फेल हो जाता तो क्या होगा? क्यों ना हम थोड़ा और इंतजार करते हैं और इसी के साथ ये भी जांचते हैं कि अमित शर्मा कौन है।
और इस बात की जांच करेंगे कि समीरा राजवंश की ओर से सिचुएशन क्या है। मुझे अब भी लगता है कि हमें किसी भी तरह से कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? मैं पिछले 10 साल का इंतजार कर चुका हूँ। ये शब्द अर्जुन ने झल्लाते हुए अपने मुंह से कहे। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अमित शर्मा कोई मायने नहीं रखता। ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि समीरा की क्या प्लानिंग है। जब तक समीरा हमारी तरफ है वो एक दोस्त है। वो तुम्हें यूज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम भी तो उसको यूज कर सकती हो, हाँ या ना? एक्सीडेंट में सनाया सूरी की मौत के बाद से उसने राजवंश विला को छोड़ दिया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसने सनाया को इसलिए मारा क्योंकि उसे कोई ऐसी बात पता चल गई थी जो उसे नहीं पता चलनी हो, कोई राज, कोई छिपी हुई बात। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी उस रास्ते पर चलने के बारे में सोचना छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो उसका हुआ है। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, वो केवल दिखावे के लिए मेरी दोस्त है और मेरा इरादा अगली रोशनी मेहरा या सनाया सूरी बनने का बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं बनूंगी। जाहिर तौर से वैदेही का अंजाम रोशनी मेहरा की तरह नहीं होगा और ना ही वो दूसरी सनाया सूरी होगी। रोशनी मेहरा के शालिनी शर्मा को टॉर्चर करने और सताने के पीछे ये वजह थी कि वो करण ग्रोवर को बचाए जाने की सच्चाई छिपाना चाहती थी। हालांकि रोशनी मेहरा को लगा कि उसने इस बात को अच्छी तरह से कवर किया है, लेकिन उसके बिहेवियर से कोई भी आसानी से ही समझ सकता था कि उसका जरूर कोई मकसद था। बस वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि वो आखिर था क्या। सनाया सूरी भी कोई कम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं थी, लेकिन वो अफसोस की बात थी कि जहाँ भी शालिनी शर्मा होती थी, सनाया पर किसी और का ध्यान जाने की गुंजाइश 0 हो जाती थी। इसीलिए एक और शालिनी शर्मा की अच्छी दोस्त होने के बावजूद वो उसके छिपे तौर से उससे जेलस फील करती रहती थी। जब रोशनी सनाया सूरी से मिली तब वो बिना झिझके शालिनी शर्मा को बुली करने के लिए राजी हो गई थी। उसके लिए तो वो एक सुनहरा मौका था जिसका इंतजार वो न जाने कितने ही जन्मों से कर रही थी। और जहाँ तक वैदेही की बात थी, वो ये सब कुछ इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि वो ग्रोवर से दिलो जान से नफरत करती थी। उस समय वो ग्रोवर्स में से किसी के भी टच या कांटेक्ट में नहीं आ पाई थी। इसीलिए उसने करण ग्रोवर की मंगेतर रोशनी मेहरा से दोस्ती करने का फैसला किया था। उसने पहले से ही अर्जुन खंडेलवाल के साथ शालिनी शर्मा को परेशान करने के दौरान कुछ इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उदाहरण के लिए करण ग्रोवर का रोशनी मेहरा को चोट पहुंचाते हुए देखना और यहाँ तक कि शालिनी शर्मा का कत्ल करने की कोशिश का करण की नजरों में आना। ऐसी कोई भी चीज जिससे कि उसका काम बन जाता। उसका मकसद केवल इतना था कि करण ये अपनी आंखों से देखे कि उसकी मंगेतर किस तरह से गुनाह कर रही है, और इसके बाद ये भी देखना कि क्या करण सच बताएगा या फिर अपनी मंगेतर के लिए गलत बयानी करेगा। हालांकि वैदेही की माँ को इसके बारे में पता चला और उसने उसे विदेश भेज दिया। इस वजह से अर्जुन खंडेलवाल के साथ वैदेही का बनाया हुआ प्लान बेकार हो गया था। वो प्लान जो कभी पूरा नहीं हो पाया था, अतीत का एक हिस्सा बनकर रह गया था। शालिनी शर्मा के कोमा में जाने के बाद वो जिंदा रहती या फिर मारी जाती, इस बात से उसका अब कोई लेना देना नहीं था। वैदेही के देश वापस लौटने तक सब कुछ ऐसे गायब हो चुका था जैसे समुद्र की लहरों के किनारे तक टकराने के बाद किनारों की रेत पर लिखी लिखावट गायब हो जाती है। लेकिन किसने सोचा होगा कि शालिनी शर्मा की बहन संजना अरोड़ा करण ग्रोवर के साथ मिल जाएगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेंगे। और इसी वजह से पास्ट का वो इंसिडेंट जिसे कोई भी दोबारा नहीं देखना चाहता था, फौरन ही प्रेजेंट का ऑनगोइंग इंसिडेंट बन गया था। रोशनी मेहरा और संजना अरोड़ा के बीच एक एंडलेस प्रॉब्लम बन गई थी। समीरा राजवंश ने पीछे रहकर सब कुछ भड़काना जारी रखा। इसके इरादे अनक्लियर थे। रही बात वैदेही की, तो उसके पिता की मौत ने ग्रोवर्स के लिए उसकी नफरत को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। यही बात अर्जुन खंडेलवाल के ऊपर भी एप्लीकेबल हुई। इतने साल बीत जाने के बावजूद करण ग्रोवर के लिए उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। अतीत में फेल हुआ वो प्लान अचानक से एक बार फिर उनके दिमाग में कुलबुलाते हुए सामने आ गया था। यही कारण था कि उन्होंने शालिनी शर्मा का अपहरण कर लिया था, इस इरादे के साथ कि करण ग्रोवर ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि वो जीने से ज्यादा खुद को मारना बेहतर समझे। फिर भी ये कार एक्सीडेंट हुआ और शालिनी शर्मा गायब हो गई, बिल्कुल धुएं की तरह। रोशनी मेहरा, सनाया सूरी, उन सभी का अपना मकसद था। फिर समीरा राजवंश का मकसद क्या था?
उस समय समीरा राजवंश उस पूरे इंसिडेंट में इसीलिए शामिल होना चाहती थी क्योंकि वो रोशनी मेहरा के भाई राहुल मेहरा को पसंद करती थी। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद वैदेही ने समीरा के ऊपर दिखावे यानी नाजुक और बेहद ही शांत दिखावे वाले रूप की असलियत को पहचान लिया था। ऊपर से शांत और हम्बल दिखने वाली समीरा असल में एक जहरीले नाग से भी ज्यादा विषैली थी। इसीलिए अमित शर्मा एक ऐसा शख्स था जिससे मिलने के लिए वैदेही हर हाल में जाने वाली थी। लेकिन उसका समीरा को इसके बारे में बताने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। फिल्म के सेट पर अनामिका खन्ना रेस्टिंग लाउंज में अमित शर्मा उर्फ शालिनी शर्मा के साथ बैठकर अगले सीन की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और समझ रही थी। स्क्रिप्ट खत्म करने और फिर थोड़ी बहुत रिहर्सल करने के बाद उसने एक लाल लिफाफा निकाला और उसे अमित शर्मा को सौंप दिया। क्या आप इस दिन फ्री रहेंगे? शालिनी शर्मा ने उस लिफाफे को खोला। वो अनामिका खन्ना और अर्जुन खंडेलवाल की शादी का इनविटेशन कार्ड था। कार्ड में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस कुछ लोगों के नाम और लोकेशन की डिटेल्स। हालांकि उसका डिजाइन वाकई में बहुत ही सुंदर था। अनामिका और अर्जुन की शादी कितनी इम्पोर्टेंट थी ये उस कार्ड को देखने भर से पता चल रहा था। कार्ड को देखकर शालिनी कुछ हैरान हुई थी। अरे, आपकी शादी हो रही है? अनामिका खन्ना ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, आपने सही पहचाना। अब मैं हर समय तो इतनी जवान और खूबसूरत नहीं रहने वाली ना, तो सोचा समय रहते शादी कर ली जाए। शालिनी शर्मा ने इनविटेशन कार्ड को बिल्कुल संभाल कर रखा। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगी। जाहिर था कि शालिनी शर्मा ये मौका हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। वो एक उलझन में थी जो प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर आना चाहती थी। उस मौके को समीरा को टेस्ट करने के लिए एक बहाने की तरह यूज कर सकती थी। और फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी थी कि इस मौके की वजह से ही वो ऐसे किसी व्यक्ति से टकरा जाए जो उसे जानता था और उसे खुद के बारे में और ज्यादा चीजों के बारे में पता चल जाए। अमित शर्मा उर्फ शालिनी आहूजा निवास में लौट आई थी और अपने बेडरूम में टेबल के पास जाकर बैठी थी। उसी टेबल से लगी अलमारियों पर अलग अलग तरह की बुक्स रखी हुई थी। शालिनी ने उन सभी बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था। उसने एक डायरी निकाली जिस पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। अनामिका खन्ना, समीरा राजवंश, सनाया सूरी, रोशनी मेहरा और संजना अरोड़ा। उन नामों को कुछ इस तरह से लिखा गया था कि जैसे वो सभी नाम एक ही सर्कल में थे। समीरा राजवंश और अनामिका खन्ना बुआ और भतीजे के बीच एक लाइन थी। उन सभी नामों के ठीक बीच में एक नाम था, शालिनी शर्मा। उसने शालिनी शर्मा और समीरा के बीच लाइन ड्रॉ की हुई थी। एक पल के लिए कुछ सोचते हुए उसने उसके आगे लिखा नो फ्रेंड्स। इसके बाद उसने शालिनी शर्मा और संजना अरोड़ा के बीच एक लाइन खींची। शालिनी के लिए बातों को याद कर पाने की एक लिमिट थी। अगर वो अपनी याददाश्त को पूरी तरह से वापस लाना चाहती थी तो भगवान ही जानता था कि ऐसा कब हो पाएगा या होगा। वो सिर्फ फिलहाल खुद के भरोसे रह सकती थी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लोगों और चीजों के बारे में जांच पड़ताल कर सकती थी। इस पॉइंट पर जहां वो कुछ भी याद नहीं कर सकती थी, उसके लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका था वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहे। उसे खुद को लोगों के सामने लाना होगा और उन्हें खुद उसके पास आने के लिए मजबूर करना होगा। लेकिन अगर वो उस जगह रहना चाहती थी तो उसे कबीर आहूजा की मदद की जरूरत थी। कमरे में थोड़ी देर के बाद शालिनी ने वो डायरी बंद कर दी और कबीर आहूजा से मिलने के लिए नीचे की ओर चल दी। गिरिधर सिंह ने पहले ही उसे इतला कर दिया था कि आज कोई मेहमान आने वाले थे। हालांकि लिविंग रूम में कोई नहीं था। शालिनी ने समझा कि मेहमान जरूर उस समय आराम कर रहे होंगे और कबीर को शायद स्टडी रूम में होना चाहिए जहां वो अपना काम निपटा रहा था। शालिनी सीधे स्टडी रूम की ओर चली गई और वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। स्टडी रूम का दरवाजा लॉक नहीं था। भीतर जाते ही उसने देखा कि कोई अंदर नहीं था। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने वाली थी, उसने टेबल पर रखे हुए एक फोल्डर को देखा। उस फोल्डर में रखे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर उसकी फोटो लगी हुई थी। कबीर आहूजा अभी भी तहकीकात कर रहा था। शालिनी शर्मा ने उस फोल्डर को अच्छे से देखकर ये जानने के लिए आखिर कबीर आहूजा किस चीज की खोजबीन कर रहा था, अपने कदम आगे बढ़ाए। जिस पल वो डेस्क के करीब पहुंची, दरवाजे की खुलने की तेज आवाज हुई। वो फौरन ही पास की एक बुक कैबिनेट के पीछे जाकर छिप गई। जैसे वो कैबिनेट के पीछे छिपी, उसे अफसोस हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। बिना किसी वजह के ऐसे चोरों की तरह वहां पर क्यों छिप रही थी? क्या ये ठीक नहीं होता अगर वो अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हटती और उसे बताती कि वो उसे ढूंढती हुई वहां आई थी?
अब उसकी चोरों की तरह वो हरकत सिर्फ यही साबित करेगी कि वो वाकई में चोरी छिपे कुछ ढूंढ रही थी। अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। इतने में उसके कानों में एक औरत की आवाज पड़ी। मिस्टर आहूजा, क्या आप सच में मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं? अमित शर्मा को उस मेहमान की याद आई जिसके बारे में गिरिधर सिंह ने जिक्र किया था। ये वही होनी चाहिए, कबीर आहूजा की फीमेल फ्रेंड्स में से एक, अंजलि कुमावत। मेरे पास अभी कई सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो फिर जाओ, जाकर बिट्टू से मिल लो। कबीर आहूजा ने रूखेपन से जवाब दिया। कबीर जी, हम एक साथ बड़े हुए हैं, क्या आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं? मैं अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल अलग हूँ। मैं वाकई में आपको पसंद करती हूँ। जब तक आप मेरे साथ रहने को तैयार हैं, मैं वो सब कुछ करूंगी जो भी आप मुझे करने के लिए कहेंगे। अंजलि ने कबीर को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा और वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। हालांकि कबीर को उसके कन्फेशन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी आवाज में अब भी बेसब्रापन झलकने लगा था, जिसका मतलब था कि अब कबीर खुद पर से काबू खोता जा रहा है। जो कुछ भी तुम मुझसे कह रही हो, क्या तुम्हारे डैड को इन बातों की जानकारी है? अंजलि एक पल के लिए हैरान रह गई थी, फिर उसने इतराते हुए जवाब दिया। डैडी को भला हमारे मिलने जुलने से कोई दिक्कत क्यों होगी? वो तो उल्टा इस बात के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे। असल में मेरे डैडी भी आपको बहुत पसंद करते हैं और मेरे छोटे भाई को हमेशा आपसे सीखने के लिए ताने मारते रहते हैं। कबीर ने उसकी ओर देखते हुए एक सीरियस और अनमना सा लुक दिया, इस तरह से जैसे उसने कोई बेहद ही भद्दा जोक सुन लिया हो। अंजलि ने अपनी बात कहनी जारी रखी। कबीर जी, आपको समझना चाहिए कि मेरी बहन वो पहले से ही शादीशुदा है। आप लोगों के लिए अब एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। आपको उसके चक्कर में पड़े रहने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। उसके चक्कर में पड़े रहने का ख्याल? कबीर को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। हालांकि कबीर का आगे उसके साथ किसी भी तरह की बहस में पड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उसने उससे सिर्फ इतना ही कहा, अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। कैबिनेट के पीछे छिपी हुई अमित उर्फ शालिनी शर्मा उन लोगों की बात सुनकर कुछ हैरान थी। एक लड़की खुद होकर कबीर आहूजा के पीछे पड़ रही थी और वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। आखिर एक मर्द को और क्या चाहिए होता है कि उसकी लाइफ में कोई लड़की हो जो उसे चाहे, समझे, उसकी केयर करे। क्या कबीर को उसकी बात मान नहीं लेनी चाहिए थी? उसके उलट वो लड़की कबीर को जैसे दिल से चाहती है, क्योंकि कबीर के उसमें दिलचस्पी ना दिखाने के बावजूद भी वो उसे बिना किसी शर्त के उसकी बन जाना चाहती थी। लेकिन लड़की का दिल तोड़ने के बावजूद भी कबीर उससे रूखेपन से व्यवहार कर रहा था, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उस लड़की की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बड़ी बहन के साथ अफेयर कंटिन्यू रखना चाहता है। लड़की के इमोशंस की तो उसे कदर ही नहीं थी। इधर तो उसके इमोशंस को ठुकरा रहा था और दूसरी ओर उसकी बहन के साथ फ्लर्ट करना चाहता था। ये सब कबीर के खिलाफ सुनी हुई अफवाहों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। शालिनी कैबिनेट के पीछे से झांक कर उन दोनों को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अगले ही पल उसने अंजलि को कबीर का हाथ थामने के लिए उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। हालांकि कबीर उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। उसने अपना हाथ उसकी पकड़ से आने से पहले ही अलग कर दिया था। कबीर की इस हरकत से अंजलि कुछ हैरान थी। हम दोनों के परिवारों के बीच रिलेशन को देखते हुए हम दोनों अगर साथ में हो जाते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? अब जब आपकी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है, क्यों ना आप मुझे ही अपना लेते? कबीर का सब्र अब खत्म हो रहा था। उसने उसे घूरते हुए कहा, नहीं। अंजलि सिर्फ अपने टूटे हुए दिल के साथ वहाँ खड़ी हुई बेबसी से उसे देख रही थी। कोई और है जो आपकी इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार करेगा? मिस्टर आहूजा, आप मुझे क्यों नहीं अपना रहे? क्या आप मुझे इस हद तक नापसंद करते हैं? हालांकि कबीर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? लेकिन हाँ, मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। अब तुम बड़ी हो चुकी हो और इस बात को समझ सकती हो कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बार बार पूछने से उनके जवाब बदल नहीं जाते। तो तुम भी एक ही बात मान लो और बार बार इस चीज को बोलना बंद करो, प्लीज। अंजलि का दिल उस समय काफी दुख रहा था। कबीर का वो जवाब वो मानना ही नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने जो सुना, क्या वो सच है कबीर जी? मेरी बहन के आपको ठुकराने के बाद आपको किसी और लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर कोई और वजह है? अफवाह तो ये भी है कि आहूजास के बीच जो लड़का आ रहा है और वो आपकी दादी का पोता है, लेकिन असल में वो आपकी कोई प्रेमिका है जिसे आपने अपने घर में छिपा के रखा है।
मैं तो देखूं आखिर कौन है वो चालाक लोमड़ी जिसने आप पर जादू चला के रखा है, अपने जाल में फंसा के रखा है। अमित उर्फ शालिनी उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसने सोचा नहीं था कि उसको और कबीर को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ने लगी है। वैसे भी अफवाह तो शुरू में ये फैली थी कि अमित कबीर आहूजा का भाई है। ये अचानक ही गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? भाई से सीधा प्रेमिका बना दिया? क्या वाहियात बात है ये। कबीर के लिए उतनी हैरानी की बात थी जितनी की शालिनी के लिए। उसने भी ऐसी बात पहली बार सुनी थी कि उसे और अमित को लेकर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये काफी खड़ी आवाज में चेहरा एकदम सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, कौन तुम्हें इस तरह की बेहुदा बातें सिखा रहा है? अंजलि काफी घबरा गई थी। वो कुछ कदम पीछे हटते हुए घबराहट में बोली, किसी ने नहीं, मैंने बस यूं ही लोगों को ऐसा कहते सुना है। कबीर ने उसे खतरनाक तरीके से देखा। क्या तुमने इसे वाकई में बाहरी लोगों के मुंह से सुना है या किसी ने तुम्हें यहाँ पर ये बात मुझसे कहने के लिए सिखा कर भेजा है? अंजलि ने उसे नजरें चुराते हुए कबीर से कहा, कबीर जी, आप इस तरह मुझ पर भड़क क्यों रहे हैं? मैंने तो ये बात सिर्फ यूं ही कह दी थी और इतने में आप इस कदर गुस्सा हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही सही मैंने सच बात बोल दी है? मैं किसे पसंद करता हूँ या किसे नहीं, मैं तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं समझता। कबीर ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अपनी नजर उससे हटा ली थी। अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। अंजलि अभी भी वहाँ से जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो कबीर आहूजा को गले लगाने के लिए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन फौरन ही कबीर ने उसे अपने से दूर धकेल दिया। इसी वजह से वो अपना बैलेंस खोकर फर्श पर गिरी। उसका हाथ फर्श से टकराने की जोरदार आवाज हुई। उसने कभी सोचा नहीं था कि कबीर आहूजा उसे इस तरह से झिड़क देगा। उसका हाथ चोट की वजह से लाल हो गया था और काफी दर्द होने लगा था। दर्द में उसे देखते हुए वो रोकर उससे बोली, कबीर जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे बहुत पसंद किया करते थे ना, मुझ पर जान छिड़कते थे। उसकी बात सुनने के बावजूद कबीर आहूजा पर रत्ती भर के लिए असर नहीं हुआ। उस लड़की के टॉप का कलर थामते हुए उसने उसे उठाया और उसे धक्का देते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल गया, जैसे कि वो कोई कचरा हो, और फिर दरवाजा पटकते हुए बंद कर दिया। अमित शर्मा उर्फ शालिनी हैरान थी। कबीर आहूजा औरतों के साथ इस तरह से सख्ती से पेश आता था? उसे अचानक ही याद आया कि किस तरह उसने गलती से एक बार कार में कबीर की थाइस को छू लिया था और कबीर तो जैसे आग बबूला हो गया था। वाकई में उसे कोई छू ले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर उसे पता चल जाता कि अमित बिना उसकी परमिशन के उसके स्टडी रूम में घुस आया और उसकी नजर कबीर की चीजों पर पड़ गई थी, तो किसे पता था कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। भले ही कबीर फिलहाल के लिए उससे काफी पोलाइटली बात करता था, लेकिन फिर भी असलियत में तो उसका नेचर और पर्सनालिटी काफी गुस्सैल और रूखी आदमी की थी। अंजलि कुछ समय तक बाहर खड़ी रोती रही और फिर खुद को शांत कर लेने के बाद उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। फिर आखिरकार धीरे धीरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। शालिनी ने अपनी सांसों को काबू करने की पूरी कोशिश की और वो पीछे की ओर सरक गई। वो अब टेबल के पीछे से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे कबीर आहूजा के लेदर शूज की फर्श पर पड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। हर एक कदम के बीच अंतर काफी लंबा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कबीर आहूजा डेस्क पर ही बैठने वाला था। हालांकि वो अचानक ही डेस्क के पास रुक गया और अगले ही पल उसके कदम पर डेस्क की दूसरी तरफ से बुक कैबिनेट की तरफ घूम गए। क्या वो कुछ लेने के लिए आ रहा था या उसने वहां किसी को छिपा हुआ देख लिया था? कबीर के हर कदम की आवाज उसके पिछले कदम से ज्यादा जोर की सुनाई दे रही थी। शालिनी का दिल इतनी बुरी तरह से धड़कने लगा कि उसे लग रहा था कि कहीं उसका दिल धड़कना बंद न कर दे। कबीर अब वाकई में बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था और ये लगभग तय था कि कबीर उसे वहां पर देख लेगा। जैसे ही शालिनी इस बात को सोचने लगी कि वो किस तरह से उसके वहां पर होने को कबीर के सामने एक्सप्लेन करेगी, अचानक ही कबीर के कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। इसके साथ ही शालिनी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। खुद के पकड़े जाने को लेकर वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी। हालांकि कबीर आहूजा ने केवल पास के शेल्फ से एक फाइल निकाली और फिर पलटकर वापस चला गया। उसके कदमों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दे रही थी और अचानक एक आवाज हुई। आखिरकार दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कबीर आहूजा रूम से बाहर निकल चुका था। शालिनी शर्मा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने कैबिनेट के पीछे से बाहर निकलने की कोशिश की और तभी बाहर से आवाज आई जब वो शोर हो गई, जब उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और जब उसने तसल्ली कर ली
कि बाहर कोई नहीं है तो वो आराम से चलते हुए वहाँ से निकली और उस दरवाजे को बंद कर दिया। एक बात जो वो नहीं जानती थी कि वो दरवाजा बंद करने के बाद एक और दरवाजा जो स्टडी रूम के रेस्टिंग लाउंज से जुड़ा हुआ था खुला और उसमें से कबीर आहूजा बाहर निकला। डेस्क से अपनी पीठ लगाते हुए उसने स्टडी रूम के दरवाजे की ओर देखा। फिर अगले ही पल उसने डेस्क पर रखे इन्फॉर्मेशन फोल्डर को देखा। शालिनी ने उस फोल्डर की सभी चीजें नहीं देखी थी, सिर्फ पहला पेज ही देखा था जिसे वो देख पा रही थी। कबीर ने अपने गालों को उंगलियों से सहलाते हुए चेहरे पर गहरी सोच के एक्सप्रेशन लिए बेहद ही आहिस्ता से वो नाम लिया, अमित शर्मा। हालांकि उसकी आवाज बेहद ही धीमी थी, लेकिन अपनी सोच की तरह उसने अमित शर्मा के नाम के आखिरी शब्द को काफी लंबा खींचा था। आखिर क्या सोच रहा था कबीर आहूजा? जैसे ही शालिनी उर्फ अमित शर्मा वहाँ से निकलकर अपने रूम में जा रही थी, अचानक ही कोई उसके सामने से टकराया था। सामने वाला शख्स टक्कर से हैरान होकर चीख पड़ा, वो एक लड़की थी। उसने गुस्से में अपना सर ऊपर उठाया और अचानक ही उसके सामने खड़े उस आदमी, नहीं उस लड़का कहना सही होगा, उसे देखकर उसका पूरा शरीर जैसे बुत बन गया था। इस लड़की की लंबाई कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, उसका शरीर दुबला पतला और फिट था। एक बेहद ही सुंदर और नाजुक चेहरे के साथ ही लंबी और काली आईलैशेस के साथ ही उसका चेहरा काफी रिफ्रेशिंग और जेंटल लग रहा था। क्या आप ठीक हैं? अमित उर्फ शालिनी ने आहिस्ता से पूछा। ये वो लड़की नहीं थी जिसे उसने अभी कुछ देर पहले स्टडी में देखा था। क्या ये कोई दूसरी मेहमान थी? शालिनी की अमित के रूप में आवाज बेहद ही नाजुक और क्रिस्प थी। कोई भी लड़की उसे सुनती तो उसे ऐसा लगता कि उस आवाज की वजह से ही सारा आसमान चमक उठा हो। मैं ठीक हूँ, सॉरी, मैं जरा जल्दबाजी में थी, उस लड़की ने जवाब दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।